नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व कंपनी मामलों के राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी। मई 2009 से ही भारत सरकार में राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी कुशीनगर से लोकसभा के सांसद हैं। हाजिर जवाब और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी आरपीएन सिंह जी के खून में ही राजनीति है। इनके पिता दिवंगत सीपीएन सिंह जी इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। आरपीएन सिंह जी कुशीनगर के प्रतिष्ठित राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। राजघराने से होने के बावजूद ये हमेशा आम आदमी के बीच में रहते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के बुरे दौर में भी ये यूपी में लगातार 3 बार कांग्रेस से विधायक बने और अब लोकसभा के सदस्य हैं। आज हम आरपीएन सिंह जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। आरपीएन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताली की मुलाकात में। पेट्रोलियम मंत्रालय में आप किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं में काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मनोज टिब्राल जी कि हमने जब हम इस मंत्रालय को हमने संभाला तो एक समय सबसे ज़्यादा जो समस्या है, पेट्रोलियम मंत्रालय तो बहुत बड़ा मंत्रालय है क्योंकि इसमें क्रूड ऑयल से लेके गैस से लेके तमाम और योजनाएं होती हैं, पर एक जो हमने देखी जो आम आदमी की परेशानी है कि वो है कि गैस की बड़ी किल्लत रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज भी लोगों को गैस की किल्लत नहीं है, परंतु एक स्कीम जो यूपीए सरकार ने लॉन्च की थी, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हमने इसको एक बहुत युद्ध स्तर पर खोलने का प्रस्ताव किया। और आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हमने पिछले 2 वर्षों में 4700 से ज़्यादा ये आरआरजीएलवी का एडवर्टीजमेंट्स निकाले हैं और 1750 से ऊपर अब तक ये आउटलेट्स खुल चुके हैं। और हमने तेल के उत्पादन के लिए क्रूड को और इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बढ़ाने के लिए 2004 में हिंदुस्तान में रिफाइनिंग कैपेसिटी 127 MMPTA थी, परंतु आज 8 सालों के बाद 67% बढ़ोतरी होकर आज हम 213 MMPTA उत्पादन करते हैं। और आज हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट्स पेट्रोलियम पदार्थों का $60 बिलियन, मिलियन नहीं, $60 बिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आज हिंदुस्तान करता है। लेकिन आरपीएन सिंह जी, एक बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। जब भी हम लोग कस्बों में, गाँव में जाते हैं कि आम जो महिलाएं हैं उनको घरों तक जो है रसोई गैस सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। बड़े पैमाने पर रसोई गैस की कालाबाजारी होती है। इस पर आप लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे। इस पर तमाम हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, पर एक चीज़ मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में एलपीजी का उत्पादन पूरा नहीं होता है। उसका हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा उसका मात्रा में विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, परंतु क्योंकि देश में पूरा न होने की वजह से विदेश से आने से, और इसका आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना मुश्किल होता है कि सारा चीज़ तो कोस्ट से आता है। हमने विस्तार करके पाइपलाइन बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में अभी बिना रिफाइनरी हमने खोली, पंजाब में अभी भटिंडा में रिफाइनरी खोली है। इससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर इन इलाकों में पड़ेगा और इसीलिए ये हमने जो छोटी छोटी गैस एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में खोला है, उसके मदद से लोगों को ग्रामीण तक अगले आने वाले समय में आसानी से मिल पाएगा। ये तो ही रसोई गैस की बात, लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हर समय जो है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती है। आम आदमी त्रस्त हो चुका है कि आखिर कितनी बार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। 80% पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, एलपीजी हो, ये सब क्रूड ऑयल के माध्यम से हम लोग इस देश में बनाते हैं। क्रूड ऑयल 80% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, विदेश से आता है। आपको मालूम है क्रूड ऑयल ऐसा है कि उसका दाम रोज बढ़ता है, घटता है। जहाँ तक पेट्रोल की बात है, पेट्रोल डीरेगुलेटेड है, इसमें सरकार का कुछ भी पहलू नहीं होता है। तो दाम विदेश में बढ़ते हैं तो वैसे ही दाम यहाँ भी बढ़ जाते हैं। लेकिन डीरेगुलेट तो सरकार ने ही किया है। डीरेगुलेट साहब, ये एनडीए सरकार के ज़माने में डीरेगुलेशन का निर्णय लिया गया था, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों को डीरेगुलेट करने की बात की थी। यूपीए सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेटेड माना और डीजल को अभी भी डीरेगुलेट नहीं किया है। पेट्रोल, अगर आप जानते हैं कि इतने घाटे, अभी आप पूरी बात अगर हम सुन लेते कि पेट्रोल में हमने डीरेगुलेटेड कर दिया तो दाम बढ़ते हैं,
तो वैसे ही दाम आम आदमी के भी बढ़ जाते हैं, और जब घटता है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस गिरता है तो पेट्रोल के प्राइसेस गिर जाते हैं। परंतु अगर आप डीजल पे देखा जाए कि 2011 से हमने एक भी रुपए का दाम नहीं बढ़ाया, और आज जो आप हर डीजल का 1 लीटर खरीदते हैं उस पर केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को 15 रुपए 40 पैसे का घाटा होता है। 15 रुपए 40 पैसे का, और 1 लीटर मिट्टी तेल पर 29 रुपए से ज्यादा घाटा होता है। और जो सिलेंडर आप लेते हैं एलपीजी सिलेंडर, उस पर भी केंद्र सरकार 213 रुपए सब्सिडी देती है। तो वो मार हमने जनता तक नहीं पहुंचने दी है, और कोशिश हम करते हैं कि पर जाम इतने बढ़ जा रहे हैं, कितना एक सहन शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है कि कितना हमने पिछले वर्ष 1,60,000 करोड़ सिर्फ सब्सिडी दी हमारी तेल कंपनियों को कि वो जीवित रहें। पेट्रोलियम मंत्रालय पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि अपने चहेते लोगों को जो है पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी जो है बांटी जाती रही हैं। इस प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अब तक क्या कुछ किए हैं और आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो हमने RRGLV का प्राविधान दिया था उसमें लॉटरी सिस्टम होती है, उसमें कहीं से भी किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है, और आम आदमी कोई भी अगर उस क्राइटेरिया में आता है उसको मिल सकता है। अभी तक पेट्रोल पंप में इंटरव्यू होते थे, वो भी सरकार ने कोटा उसको हटाकर सीधा लॉटरी सिस्टम कर दिया है। तो कहीं से भी हेरा फेरी होने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस देश का अगर उस क्राइटेरिया में आता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो वो लॉटरी में भाग ले सकता है, और लॉटरी में ना हम कुछ कर सकते हैं, ये तो भाग्य आपका होता है। तो इसमें कोई भी डिस्क्रिशनरी कोटा नहीं है, और ये जो उंगलियां उठती थी उनके लिए उनको खत्म कर दिया हमने हमेशा पर। अब कोई भी इस पर उंगली उठाने का कार्य नहीं करे। सीएनजी की बड़ी कमी है देश में, जहां पर भी पेट्रोल पंप सीएनजी के पंप लगे हुए हैं काफ़ी कम संख्या में लगे हैं, क्यों नहीं इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता? देखिए, गैस पूरे देश में बहुत कम संख्या में आती है। 80% गैस भी हम बाहर से मंगाते हैं। दाम इसका बहुत ही इस समय जो हमें जिन रेटों पर मिल रहा है बहुत ही हाई रेट पे मिल रहा है, और आम आदमी को उस रेट पे खरीदना मुमकिन नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं कि गैस की इस देश में दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के माध्यम से गैस और क्रूड ऑयल की खोज हम कर पाए कि आम आदमी को राहत मिले। आपने बताया राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के बारे में शुरुआत में ही, इसका अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है? मैं समझता हूँ साहब, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं तो पूर्वांचल से पडरौना से आता हूँ, वहाँ गैस में बड़ी दिक्कत होती है। और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक, क्योंकि गैस की गांव तक पहुँचता ही नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने से ये स्पष्ट रूप हो गया कि आम आदमी जो गांव में रहता है उस तक पहुंचाने का काम हमने किया है। क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि गांव में या तो गोबर पे लोग सुखा के उसका चूल्हा में इस्तेमाल करते हैं, या तो लकड़ी का। दोनों चीज़ आज उस तरह में उस मात्रा में मिल नहीं रही है। तो गैस के बिना एक तो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगा और लोगों के सुविधा के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो ये कार्यक्रम हमने चलाया है। और ग्रामीण इलाकों में, मैं जहाँ से आता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो हमने रिकॉर्ड RRGLV का इश्तिहार निकाले हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश के नौजवान नेता RPN सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व कंपनी मामलों के राज्य मंत्री RPN सिंह जी। RPN सिंह जी, अब हम कुछ राजनीतिक बातें करेंगे। आपको लगता है कि 2014 में आप लोग फिर UPA 3 बना पाएंगे?
हाँ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमने काम किया है और विश्वास है कि हमें जनता फिर से मौका देगी। मैं समझ सकता हूँ आज आप जहाँ भी टेलीविज़न और अखबारों में देखते हैं तो लोग कांग्रेस ही पर उंगली उठा रहे हैं, पर इसलिए कांग्रेस पे उठा रहे हैं जिससे उम्मीद होती है उसी से निराशा होती है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की बढ़ोतरी में काम किया है। आज तमाम उंगलियां कांग्रेस और यूपीए पे उठ रही हैं, इसलिए है कि देश की जनता चाहती है कि और तेजी से इस देश में विकास हो। आप कह रहे हैं कि वापस आएंगे, लेकिन महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, हर तरफ पर, हर मोर्चे पर आप लोग घिरे पड़े हैं। एक ही झूठ को 100 बार बोलने से सच नहीं बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस पे उंगलियां उठा रही हैं, अगर हम उसको मौका, सब लोग समझते हैं प्रजातंत्र का मंदिर पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस ने कुछ गलत किया, यूपीए सरकार ने कुछ गलत किया, तो उसकी चर्चा करके सदन में हमको क्यों नहीं पस्त करते हैं? टेलीविज़न चैनलों पर, अखबारों पर, सड़कों पर, जहां प्रजातंत्र का मंदिर है संसद, उसमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री या यूपीए सरकार को घेरने की बात करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जब चर्चा होगी संसद में, देश जब देखेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जनता तो यह भी दिख रही है कि आप लोग संसद तक नहीं चलवा पा रहे और कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले पर लगातार संसद ठप है। हमारे चलाने का, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी हर समय वेल में आकर हल्ला करे और संसद न चलने दे, तो आप बताइए हम कैसे चल सकते हैं? ये सवाल अगर आप हमारे विपक्षी दल से पूछते तो मैं समझ सकता, उसका जवाब आपको आसानी से मिल पाता। यूपी में भी आप लोगों ने खूब दावे किए थे कि हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे, अच्छी पोजीशन में रहेंगे, लेकिन मिशन 2012 पूरी तरह से फेल हो गया। आखिर क्यों? देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में प्रयास अच्छे किए, लोगों के बीच में हम गए और ये लोगों ने मैं स्वयं इलेक्शन कैंपेन में था, तो मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 89 से कांग्रेस पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन कई सालों में कई इलेक्शन आए, वो 2002 का आया, वो 96 का आया, 98 का आया, पर कभी भी लोग कहते थे, लगता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। पर इस बार मुझे बड़ा गर्व है कि बड़ी मेहनत के बाद और बहुत लगन के साथ राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और लड़ाया हम सबको, और उनके कैंपेन के आधार पर सब लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को और आप लोगों को भी लगा कि सचमुच में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। पर एक चीज़ मैं कहता हूँ, परिणाम जो हमें लगे वो नहीं आ पाए, परंतु चुनाव में ये लगे रहता है। और आप अगर देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े, सीटों पर इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई, पर मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब सचमुच में लगा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विकास करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक देश विकसित नहीं हो सकता। आप नौजवान हैं और खुद यूपी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बावजूद इस बार यूथ जो है इस बार के चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं खड़ा दिखाई दिया। आखिर क्यों? देखिए, शुरुआत में तो यूथ राहुल गांधी के साथ देश का यूथ है ही। मैं समझ सकता हूं कि जो समाजवादी पार्टी ने आकाश की बात की, टैबलेट की बात की, भत्ता की बात की, वो एक बहुत आकर्षित किया नौजवानों को, कि उनको लगा कि तत्काल हमको कंप्यूटर मिल जाएगा, भत्ता मिल जाएगा। वो एक ऐसा मैनिफेस्टो में जो समाजवादी पार्टी ने चलाया नौजवानों को अपने तरफ खींचने का, उसका मैं समझता हूँ एक बड़ा असर नौजवानों पे रहा, कि उनको लगा ये तत्काल हमको अगर ये सरकार आएगी तो मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ वो एक कारण, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में एक ज़रूर रहा। और मैं समझता हूँ और भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ग्रास रूट पे पकड़ है, और मैं समझता हूँ संगठन ढांचा उनका मजबूत होने के कारण थोड़ा फायदा उनको। 2014 की तैयारी चल रही है, आपने यूपी में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदल दिया, निर्मल खत्री जी को बनाया है, क्या लगता है कुछ लाभ मिलेगा इसका? देखिए, अगर आप लोकसभा की बात करेंगे, पिछले बार भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, देखिए एक चीज़ पूरे देश में बहुत साफ तौर से साफ है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इनके परिणाम हमेशा अलग होते हैं। देश की जनता ये समझ चुकी है कि प्रदेश में किसको जिताना है, लोकसभा में किसको जिताना है, किसका कौन नेतृत्व करेगा। अगर पिछले बार भी आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 22 ही सीटें थी, परंतु लोकसभा में हम विधायकों से ज़्यादा संख्या में सांसद बन के आए थे। इस बार लोकसभा में हमारे
26 प्रत्याशी हो गए हैं, विजयी प्रत्याशी हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा में हमारा फिर जो 2014 में चुनाव होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस फिर बहुत बेहतर करेगी। और निर्मल खत्री जी कांग्रेस के पुराने सिपाहीसलार रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और पुराने कांग्रेस के समय से चले आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ सारे कांग्रेसियों को साथ ले जाकर के कांग्रेस का भविष्य उज्जवल जरूर उत्तर प्रदेश में करेंगे। यूपी से आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, मायावती की भी सरकार आपने देखी और अब अखिलेश यादव की सरकार देख रहे हैं। दोनों सरकार की यदि तुलना करें तो क्या लगता है अखिलेश सरकार मायावती सरकार की तुलना में किस तरह का अब तक का काम कर रही है? बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल का पूरा समय दिया और उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। समाजवादी पार्टी में अभी कुछ समय ही हुआ है, मैं समझता हूँ 6 महीना तक नहीं हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी से उन लोगों को उम्मीदें थीं, मैं समझ सकता हूँ उस उम्मीद पर अभी समय कम है, पर थोड़ा और समय देखेंगे, जनता को खुद दिखाई दे जाएगा कि क्या उनका निर्णय सही था कि गलत था। लेकिन एक विरोधाभास कहीं न कहीं जनता के बीच आता है कि केंद्र में जो है आप लोग समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के साथ सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन लेते देते हैं, और जब यूपी में जाते हैं तो उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारी यूपी एलाय नहीं, वो हमें केंद्र में मुद्दों पर समर्थन दे रही है। हर संकट के समय समर्थन देते हैं। संकट पे नहीं दे रही है, जो भी देश के हित की चीज़ें हैं उस पर वो हमें समर्थन दे रही है। और जहाँ तक चुनाव, राजनीतिक चुनाव की बात होती है या राजनीतिक बातों की बात है, उत्तर प्रदेश में हम अपने राजनीतिक भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये सरकारों में आज नहीं, पहले से देखा जा रहा है। कोई नई बात आज नहीं हो रही है कि ये लोग हमको यहाँ समर्थन दे रहे हैं और बाहर पे समर्थन दे रहे हैं। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जब एनडीए सरकार था, कई पार्टियों ने बाहर से भी समर्थन कई मुद्दों पर दिए थे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी युवा नेता आरपीएन सिंह जी से यह बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व कंपनी मामलों के राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी। आरपीएन सिंह जी, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लंबे समय से आप मंत्री हैं, मई 2009 से ही, लेकिन आज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, वह दूर नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्री जब तक पूर्वांचल में नहीं आएगी, पूरे उस इलाके में जब तक नहीं आएगी, मैं समझ सकता हूं कि तब तक पूर्वांचल या वो इलाका आगे नहीं बढ़ सकता है। पर वो आगे तभी बढ़ पाएगा, पूर्वांचल का इलाका तभी बढ़ पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन एरिया में होगी, सड़कें होंगी, ट्रेनें होंगी, बिजली होगा। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पूर्वांचल का नहीं होगा, कोई व्यापारी या कोई बिजनेस हाउस क्यों पूर्वांचल की तरफ आएगा। मैं इससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोड्स में था, रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट में था, तो मैंने पूर्वांचल में सड़कों को बनाने की कोशिश की। पेट्रोलियम पदार्थ का मंत्री बना हूँ तो पेट्रोलियम पदार्थों का वहाँ काम किया जा रहा है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, जो अगर आप देखेंगे जो पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन पूरे देश में है, तो इस तरफ कोई भी पाइपलाइन नहीं है। और इन सड़कों पे हल्दिया से लेके जगदीशपुर की एक पाइपलाइन की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखेंगे उड़ीसा उससे कनेक्ट होगा, बिहार उससे कनेक्ट होगा, पूर्वांचल उससे कनेक्ट होगा, झारखंड तक को फ़ायदा मिलेगा। वो पाइपलाइन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें गैस की कमी होने की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। पर जिस दिन जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन बिछ जाएगी और गैस आएगी, इन रास्ते पे जितने फर्टिलाइजर प्लांट है, गोरखपुर में आपका एक फर्टिलाइजर प्लांट, उस पर बड़ी नेतागिरी हुई है, पर जब तक वो पाइपलाइन और गैस उस पाइपलाइन में नहीं आएगी, उसी तरह तमाम और हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स, 5-6 फर्टिलाइजर प्लांट्स बिहार में हैं, उड़ीसा में हैं, उस पाइपलाइन के माध्यम से जब ये फर्टिलाइजर प्लांट्स, कारखाने इन पाइपलाइन के माध्यम से गैस बेस्ड
इंडस्ट्री जब तक चालू नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इलाकों में नहीं होगा, मैं समझता हूँ बेरोजगारी वहाँ बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बातें चुनावी स्टंट सरीखी हैं। 2014 में चुनाव होने जा रहे हैं। 8 साल से आपकी ही सरकार है, यूपीए 1 यूपीए 2 दिल्ली में, केंद्र सरकार में। 8 साल से आप गोरखपुर का खाद कारखाना नहीं स्टार्ट कर पाए और अब सिर्फ 1.5 साल बचे हैं चुनाव में। क्या लगता है कि इससे पहले जो है गोरखपुर का खाद कारखाना चालू हो पाएगा? देखिए, पाइपलाइन का ठेका हो गया है, 10,000 करोड़ का पाइपलाइन है। वो सिर्फ पाइपलाइन सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं है, पूरे हल्दिया से लेकर जगदीशपुर तक है। परंतु क्योंकि गैस की कमी इस देश में है, और गैस पाइपलाइन तो हम कल बिछा दें, परंतु पाइपलाइन बिछने से तो कारखाने चालू होते नहीं हैं। जब तक गैस की सुविधा उस पाइपलाइन में नहीं आएगी, तब तक वो पाइपलाइन को चलाने से वो इलेक्शन स्टंट होगा। परंतु गैस अगर हम उस पाइपलाइन में दे देंगे तो सचमुच में जो 5 या 6 उस इलाके के फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं वो सब चालू हो जाएंगे। और हमने कभी भी इलेक्शन स्टंट के लिए काम नहीं किया, नहीं तो पाइपलाइन का काम हम कल ही चालू करवा देंगे, वो भी एक स्टंट होता। पर हमारा लक्ष्य, मैं उस इलाके का हूँ, उस इलाके से, उस माटी का हूँ, और मैं वहाँ कोई चुनावी स्टंट, एक इलेक्शन जीतने से वहाँ का परिवर्तन नहीं हो जाएगा। वहाँ के लोग मौका देंगे, सचमुच में पूर्वांचल की बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे, ठोस काम करेंगे कि सचमुच वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन हो पाए। एक और आपने महत्वपूर्ण बात कही कि नए उद्योग धंधे अभी नहीं लग पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लेकिन जो बड़े पैमाने पे चीनी मिलें थी वो सारी एक के बाद एक बंद होती गई। चीनी की जो नीति प्रदेश सरकारों की है, ये सवाल अगर उनसे पूछें, हम तो जेल तक गए हैं। चीनी फैक्ट्रियां जब बंद हुई थी, हम तो 1 हफ्ता जेल में तक रहे हैं। पर हम देखते हैं, जिस जनपद से मैं ही आता हूँ वहाँ तमाम चीनी फैक्ट्रियाँ थीं। जब तक कांग्रेस की हुकूमत उत्तर प्रदेश में रही, एक भी चीनी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, नई चीनी फैक्ट्रियाँ लगीं। परंतु आज हम सबको मिलकर चीनी फैक्ट्रियों को फिर से, क्योंकि किसान पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा, आज तो पश्चिम में भी बहुत लोग गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, तो किसानों के हित में हम सबको मिलकर चीनी उद्योग को फिर से आगे लाने की ज़रूरत उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए यातायात के संसाधन भी होने चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आज़ादी के 65 साल बाद तक जनपद मुख्यालय पर रेलवे लाइन तक नहीं है। आपको ये मैं बताना, आपको खुशी होगी, मैं समझ सकता हूँ, आप क्योंकि महाराजगंज के हैं। पडरौना में भी आज तक बड़ी लाइन नहीं जाती थी। बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़ी लाइन पडरौना से गुजर के जाती है। महाराजगंज में भी प्रस्ताव है, और पूरे पूर्वांचल को, सिर्फ महाराजगंज क्यों, पूरे पूर्वांचल को हम तो सड़क से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, रेलवे से भी कनेक्ट करना चाहते हैं। और एक हाईवे हमने निकाला है जो कुशीनगर से होकर सीधे सीतापुर होते हुए निकलेगा, जो महाराजगंज के जनपद से जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारे लोगों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जापानी इंसेफेलाइटिस का, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके साथ में लगा हुआ बिहार और नेपाल तक के गरीब मासूम बच्चे हर साल बड़ी संख्या में जापानी इंसेफेलाइटिस की चपेट में आते हैं। खुद आपके नेता राहुल गांधी जी 2-2 बार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस की समस्या का ठोस समाधान नहीं निकल पाया है और हर बार बच्चे मर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल ही हम लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को, राहुल गांधी जी और के कहने पे हम सब ने उनको रिक्वेस्ट किया था। मैं स्वयं उनके साथ दौरे पे था। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस अस्पताल पे भी गए, वहाँ तमाम सुविधाएं देने की बात करी उन्होंने, और दौरा पूर्वांचल की पूरे वो सिद्धार्थनगर जनपद तक भी गए, जाके अस्पताल को देखा था। और उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है, ये इसका क्योर, तमाम ऐसे क्योर नहीं है, पर इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। इस अगर आप जापानीज इंसेफेलाइटिस देखें तो मैंने अपने मंत्रालय में कुशीनगर अस्पताल में और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पैसे दिलवाए हैं। और अगर और गुलाम नबी आज़ाद साहब जी ने प्रधानमंत्री से मिलकर एक योजना बनाई जिसमें 5-7 मंत्रालयों को जोड़ के, क्योंकि वहाँ क्योर से ज़रूरी प्रिवेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि वो किस तरह वहाँ तमाम केंद्र सरकार ने वहाँ सुविधाएं दी, इम्यूनोलॉजी, सेरोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज खोल के, कि वहाँ पता किया जाए कि ये बीमारी सिर्फ यहाँ क्यों हो रही है। उसका तो पता चल गया है, तो उसके लिए तमाम एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है, जिससे
क्योर तो बाद में किया जाए, पर ऐसा कर दिया जाए कि प्रिवेंशन वहां किया जाए कि कोई भी इस बीमारी से कभी भी यहाँ ना फैले, उसके लिए योजना। नहीं, यह मैं मानता हूं कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी भी गए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी ने लगातार 3-3, 4-4 वहां दौरे किए हैं, अधिकारियों की मीटिंग ली है। लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या से हम समूल तरीके से निपट पाएंगे? हम सबको उसके लिए निपटने के लिए ज़रूरत है, और केंद्र सरकार इस पर, हमारा प्रेशर पूरे देश का इस पर नज़र है कि उसमें प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक कमेटी बना के जिसमें 7-8 मंत्रालयों को लेकर उसके लिए बजट अलॉट किया जा रहा है कि जिससे ये बीमारी इस पूर्वांचल के इलाके में न फैले और हर वर्ष बच्चों की मौत न हो सके। आखिरी सवाल मेरा है, आपके संसदीय क्षेत्र कुशीनगर से भगवान बुद्ध का गहरा नाता है। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? साहब, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा। मेरी प्रयास रहा है, सड़कों का जाल मैंने बिछाया, वहाँ मैंने सुविधा, मेडिकल कॉलेज जैसे सुविधाएं अपने सरकारी अस्पताल में देने की कोशिश की। जैसे आपको अभी बताया मैंने कि 60 साल हो गए कि कनेक्शन रेलवे से नहीं था, बड़ी लाइन पडरौना तक पहुंच गई है जो बिहार तक निकलती है। हमने तमाम और भर्ती करने का, बच्चों के भर्ती के लिए पूर्वांचल के लिए वहाँ सेंटर खोलने का प्रयास चल रहा है। हमने गैस की, गांव की हर चौराहे पे गैस उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इलाके में की हैं, पर मेरे से बोलना, अगर जनता खुद बोले, मैं समझूंगा सचमुच में विकास तब हुआ। नेता तो कहते हैं कि हमने क्षेत्र में ये किया, अगर जनता बोलेगी तब मैं सचमुच में समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे आरपीएन सिंह जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। आरपीएन सिंह जी राजघराने से आते हैं, बावजूद इसके ये हमेशा अपने आप को आम आदमी से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि राजनीति की लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। हम भी आरपीएन सिंह जी के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।